Hello students, now we are discussing about next part of this chapter, that is other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like human and animal, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. ओके स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सोचिए, यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फूड कैसे बनाएंगे. इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए ह्यूमंस एंड एनिमल की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. ऐसे प्लांट्स फूड बनाने के लिए हेटरोट्रॉफिक्स मोड का यूज करते हैं. लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी येलो tubular structure spinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant. आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसकी ब्रांच येलो टाइप की होती है. ये यहाँ फिगर पे दिखाया गया है. ये एक प्लांट का फिगर बना हुआ है. इसकी ब्रांच जो है वो येलो कलर की है. ऐसे पेड़ क्या होते हैं, ये दूसरे पेड़ पर मतलब दूसरे पेड़ पे इनकी ब्रांच होती है वो चढ़ी हुई होती है, और जिस भी पेड़ पे ये चढ़े होते हैं वो उस पेड़ से न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे एक कस्कुटा का पेड़ का एग्जाम्पल बना हुआ है जिसे हम अमरवेल भी बोलते हैं. ये एक ऐसा ही पेड़ है जो एक बेल वाला पेड़ होता है, यानी जिस भी अगले पेड़ से ये जिस पेड़ पे क्लाइंबिंग करता है ये उसी पेड़ से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. ये प्लांट जिस भी प्लांट पे क्लाइंब करता है उसे हम होस्ट बोलते हैं. सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट. और इस तरह के प्लांट को हम पैरासाइट भी बोलते हैं. Have you seen or heard of plant that can eat animal? There are a few plant which can trap insect and digest them. आपने ऐसा भी सुना होगा या देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए एनिमल या फिर छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें अपने फूड के रूप में लेते हैं. इसी तरह का यहाँ पे फिगर 1.6 में एक पिचर प्लांट बना हुआ है. ये इसमें क्या होता है, ये एक पिचर प्लांट है. इसके ऊपर ये लिड लगी हुई, लिड यानी ढक्कन टाइप सी. ये क्या होती है, वैसे तो ये बंद रहता है लेकिन जैसे ही इसके पास कोई इंसेक्ट आता है ये ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाता है. और इसके अंदर हेयर टाइप सी एक स्ट्रक्चर होता है और इसमें इंसेक्ट अपने आप फंस जाता है. और जैसे ही इंसेक्ट आके इसमें फंस जाता है ये जो लिड है ये अपने आप क्लोज हो जाती है. तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो अपने फूड लेता है. स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन द क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर. इनसाइड द पिचर there are hair which are directed downward. When an insect lands in the pitcher the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher. Such insective eating plants are called insectivorous plants. तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग insectivorous plants कहते हैं. Let's we start our next topic, that is saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. आपने मार्केट पे कई बार मशरूम के पैकेट्स देखा होगा और आपने रेनी सीजन में ख़राब लकड़ियाँ या फिर ऐसी लकड़ी जो जिस पे नमी वगैरह होती है उसमें आपने अम्ब्रेला के जैसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा. ये भी एक न्यूट्रिशंस का मोड होता है. आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown, or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass.
इसमें ये बता रहे हैं यदि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं और उसे 2 से 3 दिन तक उसे गीला करके छोड़ देते हैं, फिर आप कुछ 2-3 दिन बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें वाइट कलर का, ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन कलर का हल्की हल्की सी लेयर जमा हो जाती है और इस लेयर को हम लोग फंगस बोलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ये एक तरीके का न्यूट्रिशंस का डिफरेंट मोड होता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इस तरह से यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होता है वो डेड चीज़ों से या फिर सड़ी गली चीज़ों से लेता है, तो इस टाइप के हम मोड को सेप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो कि अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फंगी आर ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड other article that are left in hot and humid weather for a long time। फंगी जो हमने देखा होगा कि आपके घर में जो पिकल्स होता है, अचार, उस पर भी कई बार फंगी हो जाते हैं। और इसके अलावा लेदर, क्लॉथ्स, ऐसे चीज़ों पे भी फंगी हो जाते हैं। ये ज़्यादातर रेनी सीजन में ऐसा होता है, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मतलब हॉट यानी गर्मी और ह्यूमिड यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे हल्की सी नमी होती है, इस दौरान ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन पे ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट इज द हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स spreading manure or fertilizers in the field or gardener using them in lawn or in pots? Do you know why they are added to the soil? आपने देखा होगा जो हमारे फार्मर होते हैं वो अपने फील्ड में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर का यूज करते हैं। आपने ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनके प्लांट्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल सकें। You learned that plants absorb mineral nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. देखिए, प्लांट जो होते हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज करते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस को मिला करके एक कंपोनेंट बना दिया जाता है जिसे हम यूरिया बोलते हैं। और उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी क्रॉप्स को ईजी वे में मिल जाता है। यूजुअली crops require a lot of nitrogen to make protein. After the harvest, the soil become deficient in nitrogen. कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है। अब एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो होती ही है, बट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, बट जो नाइट्रोजन गैस होती है तो नाइट्रोजन को वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। In the manner they can use carbon dioxide, they need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. जैसे कि मैंने भी बताया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से तो CO2 को ले लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और इन्हें सॉइल में पहुंचाते हैं और सॉइल से प्लांट तक पहुंच जाता है। और ये जो राइजोबियम होता है ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि अपना फूड खुद से नहीं बनाता है। अब खुद से नहीं बनाएगा तो उसको फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब वो अपना फूड कहाँ से लेगा, तो वो क्या करता है, वो ऐसे प्लांट के रूट पे रहता है जहाँ से उसे क्या हो, रहने के लिए जगह भी मिल जाए और वो बदले में उन प्लांट को क्या करे, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करा दे। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so its live in the roots of gram, peas,
मूंग, bean and the other legumes and provide them with the nitrogen। तो ये राइजोबियम कहाँ पे रहता है, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, ये ऐसे प्लांट में रहता है जैसे कि ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, है ना, या लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट हम लोग दाल वाले प्लांट्स को बोलते हैं, ये ऐसे प्लांट में रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इसे रहने के, इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है और ये इस प्लांट को बदले में नाइट्रोजन दे देता है। Most of the pulses dals are the obtained from leguminous plants. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship। और क्या होता है, जब इस राइजोबियम को रहने के लिए इस तरह के प्लांट्स में रहने के लिए जगह मिल जाती है और ये बदले में ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन दे देता है और इनके बीच में एक रिलेशनशिप हो जाता है और ऐसे रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। इस तरह से हमारे फार्मर को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इस तरह के प्लांट्स से अपन को क्या होता है, आसानी से नाइट्रोजन भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं करना पड़ता है। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants adopt other mode of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrients from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. इस तरह से हम लोगों ने देखा इस चैप्टर पे ऑटोट्रॉप्स के बारे में और पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में हमने इस चैप्टर पे जाना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।